बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना पर्यावरण की विश्व राजनीति को, पर्यावरण संरक्षण को, और इस पर विभिन्न देशों के विभिन्न मसलों को, विभिन्न आपसी राष्ट्रों की आपसी असहमतियों को, सहमतियों को। साथ ही हमने जाना पर्यावरण के प्रति, वैश्विक राजनीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण को, मूलवासियों की समस्याओं को भी हमने जाना और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थाओं की हमने जानकारी ली। अब हम लेते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है और निम्नलिखित में सबसे बेहतर विकल्प चुनें। कि पर्यावरण के प्रति अब जो सरोकार बढ़ रहे हैं वैश्विक राजनीति पर, इसके मुद्दे बहस चर्चे हो रहे हैं, विचार विमर्श हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, इसके क्या कारण हैं। तो इनमें से हमें चुनना है सबसे बेहतर विकल्प कि क्या कारण यहाँ बताया जा रहा है। तो देखते हैं। विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं। पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी है। मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान पहुंचा है और ये नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। तो इसमें से ये वाला कथन सही होगा कि जो औद्योगिकरण हुआ है राष्ट्रों में, देशों ने जो औद्योगिक विकास किया है, प्रौद्योगिक विकास किया है, तो इन गतिविधियों के कारण पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और वो नुकसान है वो खतरे की स्थिति तक पहुंच गया है। इसलिए अब विश्व के जो सभी राष्ट्र हैं, सभी देश हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, कैसे पर्यावरण की रक्षा की जाए। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाना है। ये कथन पृथ्वी सम्मेलन के बारे में है। तो ये कथन हमें देखने हैं कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन हमें दिया है कि इसमें 170 देश, किसमें? पृथ्वी सम्मेलन में। पृथ्वी सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। तो ये कथन पूरी तरह सही है पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। दूसरा कथन, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ। तो ये भी कथन सही है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया। तो ये भी इस सम्मेलन के बारे में कथन सही है। यह एक महासम्मेलनी बैठक थी। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष विश्व की साझी विरासत मानी जाती है। तो ये कथन सही है। धरती का वायुमंडल है, अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है, तो ये धरती की, पृथ्वी विश्व की साझी विरासत है। विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते। ये कथन भी पूरी तरह सही है कि किसी एक राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में विश्व की साझी विरासत नहीं आती है। विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है। ये बात भी पूरी तरह सही है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनके बीच प्रबंधन को लेकर आपसी मतभेद हैं। उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज़्यादा चिंतित हैं। तो ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? रियो सम्मेलन पर्यावरण पर हुआ सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। रियो सम्मेलन के कारण पर्यावरण के मुद्दे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियमों का निर्माण किया गया। विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? तो विश्व की साझी विरासत का अर्थ है कोई ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार नहीं होता। तो ये अधिकार विश्व के संपूर्ण समुदाय का होता है। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है और साथ ही उसके संरक्षण का उत्तरदायित्व भी है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण, निजीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के कारण तथा विकसित देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्रदूषण हो रहा है। अगला प्रश्न, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? विश्व का पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। अधिकांश देश अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है।
वहीं दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है, इसलिए पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी अधिक है। अतः अलग अलग राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण बचाव की अलग अलग जिम्मेदारी निभाना अलग अलग जिम्मेदारियां कहलाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए हैं। सन 1990 के दशक से वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्राथमिक सरोकार बन गए, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से कृषि योग्य भूमि खराब हो रही है, जलाशयों में बड़ी तेजी से जल स्तर घट रहा है, मत्स्य उत्पादन भी लगातार कम हो रहा है, विकासशील देशों की बहुत बड़ी आबादी को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि हो रही है और साथ ही ओजोन परत के नुकसान से पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में और विश्व का जो पर्यावरण है वो बहुत तेजी से खराब हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी के अस्तित्व को कई गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं। इसलिए विश्व के अधिकांश देशों ने पृथ्वी को बचाने के लिए परस्पर सुलह और सहकार की नीति अपनाई। यद्यपि पृथ्वी को बचाने के लिए दोनों गोलार्ध के देश वचनबद्ध दिखाई पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी बचाने के तरीकों पर दोनों गोलार्धों के देशों में सहमति नहीं बन पा रही है। प्रश्न संख्या 9। विभिन्न देशों के सामने गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण के आगे नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। यह कैसे हो सकता है? कुछ उदाहरणों के साथ समझाइए। पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी आर्थिक विकास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊर्जा मांग की आपूर्ति के लिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस आदि का उपयोग किया जा सकता है। नवीन तकनीक के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों व क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करके, वनों का संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण को अपना करके और पानी की बर्बादी को रोककर तथा वर्षा जल का संचय करके। तो इस तरह से देखा हमने कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए ये प्रयास विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र दोनों ही इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। पर्यावरण पर जो संकट है उससे हमें रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए, इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए, इस पर उत्तरी गोलार्धों और दक्षिणी गोलार्धों के देशों में आम सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन फिर भी बेहद सजग, बेहद जागरूक अब लगभग संपूर्ण विश्व समुदाय पर्यावरण के प्रति हो गया है। तो ये था अपना अध्याय संख्या 8। धन्यवाद।